हेलो दोस्तों, आप लोग अच्छे से होंगे। और आज हम क्रैश कोर्स का पहला दिन लेकर आए हैं और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिभुज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप लोग इस चैनल में साथ दीजिए और आप लोग लाइक कीजिएगा, तभी हम आगे वीडियो बना पाएंगे, क्योंकि आप लोगों का लाइक ही हमें मनोबल को बढ़ाएगी। इसलिए हम आज क्रैश कोर्स का पहला दिन अर्थात त्रिभुज चैप्टर शुरू कर रहे हैं। त्रिभुज चैप्टर में 5 नंबर से एक थ्योरम पूछता है और उसी थ्योरम पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि समरूप और सर्वांग क्या होता है। समरूप और सर्वांग इसके बारे में पहले हम लोग जान लें कि समरूप क्या होता है। समरूप और सर्वांग सबसे पहले दोनों के बारे में जाने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा पूछता है, इसलिए हम लोग इस पर जानते हैं। समरूप देखने से ही लग रहा है कि समरूप मतलब जिसका रूप समान हो, उसी को कहा जाता है समरूप। तो समरूप का मतलब रूप समान हो, रूप समान हो, उसी को कहा जाता है समरूप। ठीक है। उसके बाद सर्वांग सर्वांग का मतलब सभी अंग समान हो, सभी अंग समान हो, उसे कहा जाता है सर्वांग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि समरूप क्या होता है और सर्वांग क्या होता है। समरूप का मतलब जिसका रूप समान हो, जैसे कोई भी आयत है, जितना भी आयत है सब अपने आप में क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप। जैसे अलग अलग लंबाई का आयत हम ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई। ठीक है। इसके समरूप अगर लिया जाए, जैसे लंबाई ले लिए 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई ले लिए 3 सेंटीमीटर, तो कहा जाए कि ये दोनों कैसा आकृति है, तो समरूप आकृति है। पूरा अंग इसका समान नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है समरूप आकृति। और सर्वांग का मतलब सभी अंग समान होना चाहिए। तो अगर समान भुजा का अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, समान भुजा का 2 समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग होंगे। क्या होंगे, सर्वांग। तो सर्वांग और समरूप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि समरूप का मतलब सिर्फ रूप समान होना चाहिए। आप लोग अब बताइएगा कि सभी आयत क्या होते हैं, सभी आयत क्या होते हैं, समरूप। क्या होते हैं, समरूप। जितना भी आयत है सब क्या होगा, समरूप होगा। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप। यदि भुजा समान लिया जाएगा तब होगा सर्वांग। यदि दूगो हम समबाहु त्रिभुज ले लिए और दोनों की भुजा अगर अलग अलग लेंगे तो वह क्या बनेगा, समरूप बनेगा। अगर भुजा समान लेंगे तब क्या बनेगा, सर्वांग बनेगा। तो सर्वांग नाम से स्पष्ट है, सभी अंग समान होना चाहिए। इस तरह से अगर हम एक आयत लें, एक आयत और एक वर्ग, ये दोनों अलग अलग है, तो पूछा जाए कि ये दोनों समरूप है कि सर्वांग है। ये दोनों ना समरूप है ना सर्वांग है, क्योंकि आयत और वर्ग दोनों अलग अलग चीज है। अगर समान चीज रहता तो समरूप और सर्वांग बता सकते थे, समझे, बता सकते हैं। तो सर्वांग और समरूप। तो आगे हम फिर बताएंगे कि समरूप होने का क्या शर्त है, यदि समरूप किसको कहा जाएगा। तो हम बोलते हैं समरूप होने का 2 शर्त है। समरूप होने का
दो शर्त हैं, यानी ये दोनों शर्त अगर जिस्म रहेगा आकृति में, वह दोनों क्या होगा, समरूप होगा। तो पहला है समान कोण होना चाहिए, समान कोण होना चाहिए। और दूसरा है भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात समान होना चाहिए। यानी समरूप अगर पूछा जाए कि कौन सी आकृति समरूप है, तो सबसे पहले उसका कोण देखना है कि कोण समान है कि नहीं है, और भुजा का अनुपात बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों जिस चीज में लग जाएगा, जिस आकृति में, वह कैसा आकृति बन जाएगा, समरूप। अभी आप लोगों को बताना होगा कि हम ऐसा आकृति बनाए, बोलिए ये समरूप है कि सर्वांगसम है, समरूप है या सर्वांगसम, समरूप। कैसे, ये समरूप नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। भुजा मान लो कि भुजा अगर हम 5-5 सेंटीमीटर दे दिए, क्योंकि ये कैसा त्रिभुज, कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। भुजा अगर हम बराबर दे दें 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ से देखना कि कोण मान लो कि ये दे दिए 120 डिग्री, ये दे दिए 80 डिग्री, ये दे दिए 110 डिग्री, ये दे दिए 70 डिग्री। कोण दर्शाया हुआ रहता है, ये दे दिए 70 डिग्री, ये दे दिए 80 डिग्री, और ये दे दिए 120 डिग्री। तो हम लोग क्या पढ़े अभी कि समरूप होने के लिए दोनों शर्त होना चाहिए। इसमें कोण देखना है कि कोण समान है या नहीं। ये 120 है तो ये 110 है, ये 80 है तो 70 है, 110 है तो 80 है, 70 है तो 120 है। यानी कोण तो बराबर नहीं है, लेकिन भुजा का अनुपात बराबर है। जैसे 5/5, फिर 5/5, अनुपात तो बराबर है। इसलिए ये दोनों जो है कौन सी आकृति बनेगी, समरूप आकृति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, कोण का अनुपात, कोण बराबर नहीं है और भुजा का अनुपात बराबर है, इसलिए क्या बनेगा, समरूप बनेगा। तो समरूप और सर्वांगसम में समझ गए होंगे। एक और सवाल लेते हैं कि समान भुजा वाले वर्ग बताना है कि समरूप और कि समांतर होगा। समान भुजा वाले वर्ग क्या होंगे, समरूप नहीं, गलती हो गया। समान भुजा है तो समान भुजा का मतलब सब अंक समान है। हम दूगो वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। मान लो कि दोनों वर्ग भुजा अगर 2 सेंटीमीटर है, एक और 2 होगा ना, तो सब भुजा तो बराबर है। अब वर्ग है तो सब कोण तो अपने आप बराबर होता ही है, इसलिए बताना है कि ये क्या होगा, सर्वांगसम होगा। अगर सर्वांगसम है तो वह समरूप निश्चित होगा। सभी सर्वांगसम समरूप होता है, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होता है। तो सर्वांगसम में समरूप हम लोग समझ गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पहला थ्योरम है थेल्स प्रमेय। कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है थेल्स, और ये 5 नंबर का सिद्ध करने वाला क्वेश्चन दिया जाता है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय है क्या, पहले उसको याद करना होगा। थेल्स प्रमेय है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा
किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर विभाजित करती है वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांट देती है। थेल्स पर में अगर पूछा जाए कि थेल्स पर में होता क्या है, तो सबसे पहले ये थ्योरम याद करना होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांट देती है। इसको हम लोग पहले चित्र के अनुसार समझेंगे। तो इसी को कहा जाता है साधारण प्रतिज्ञा। इसका नाम क्या होगा? साधारण प्रतिज्ञा। यानी जो थ्योरम रहता है उसको कहा जाता है साधारण प्रतिज्ञा। क्या? तो थ्योरम को चार तरह सिद्ध करेंगे: साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, रचना और प्रमाण। तो साधारण प्रतिज्ञा में जो प्रमेय रहता है उसको लिखा जाता है। ठीक है। अब चलते विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा क्या होता है उस पर ध्यान देंगे। विशेष प्रतिज्ञा उससे पहले चित्र के अनुसार से हम समझा देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की कोई त्रिभुज ले लें, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लो कि यह एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी एक भुजा के समांतर हम लोग बीसी के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं। बीसी के समांतर कोई रेखा खींच देते हैं। क्या हो गया? डी और ई। तो इस चित्र के अनुसार भी याद कर सकते हैं। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजा को समान अनुपात में बांट देती है। अर्थात ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। यही सिद्ध करना है। इसी को लिख देंगे। माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई समांतर बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ये सिद्ध करना। यानी कहने का अर्थ है कि अगर भुजा समांतर हो तो भुजा का अनुपात बराबर सिद्ध करना, ये सिद्ध करना। तो इसमें थोड़ा रचना है, इसमें रचना भी लिया जाता है। रचना में क्या होता है कि शीर्ष ए से बी से क्या करेंगे, यहाँ नाम दर्शा देंगे एन और यहाँ दर्शा देंगे एन, यानी लंब खींचा गया। रचना में डी से डी एन और ई से ई एन लंब खींचे। उसके बाद डी सी और बी ई को मिला दें। ठीक है। ये रचना इसमें लिखना है कि शीर्ष डी से डी एन तथा डी से डी एन तथा ई से ई एम लंब डाला
एवं DC और BE को मिला दिया। ये रचना से लिया गया है कि D से DN और E से EN लंब खींचा गया है। उसका क्या किए, DC और EB को मिला दिया, BE को मिला दिया। अब यहाँ के बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे परिमाण पर। तो यहाँ तक समझ गए या नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या। इसके बाद हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद चलेंगे परिमाण पर। परिमाण से ही थ्योरम सिद्ध होगा। परिमाण में क्या होता है, परिमाण त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज या त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला त्रिभुजा 2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब मान लो कि ये आधार है, ऊंचाई क्या बनेगा, EM बनेगा, क्या बनेगा, ये अगर आधार लिए तो ऊंचाई EM बनेगा। तो लिख देते हैं 1/2, लिख दो 1/2 गुने आधार हो जाएगा AD, आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा EM, फिर बट्टा 1/2 गुने। अब चलते इसके लिए आधार E है, ऊंचाई कौन होगा, ऊंचाई इसमें बाहर से दिया है, ऊंचाई वही होगा EM। क्योंकि अगर हम तिरछा त्रिभुज लेते हैं, तिरछा त्रिभुज, तो इसके लिए ऊंचाई अगर कहा जाए तो ऊंचाई क्या होगा, बाहर से डाला जाएगा, यही ऊंचाई बाहर से डाला गया है, ठीक है। तो 1/2 गुने आधार हो जाएगा DB और गुने ऊंचाई क्या बनेगा, ऊंचाई तो EM ही बनेगा। और देखो 1/2 EM कैंसिल, क्या बना AD बट्टा DB पृष्ठ बना देंगे। और फिर क्या करोगे, फिर यही त्रिभुज लेना है, उसके बाद नीचे वाला ही त्रिभुज चल जाएगा। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर चलेंगे इस त्रिभुज पर, तो वही आधार अगर E लेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, ये होगा ना, आधार अगर E लेंगे तो ऊंचाई यही बनेगा 1/2 गुने आधार क्या है AE, ऊंचाई क्या बनेगा DN बट्टा, फिर लिखेंगे 1/2 गुने आधार क्या बनेगा EC, ऊंचाई क्या बनेगा वही बनेगा, बाहर से डाला गया त्रिभुज तो यही है लेकिन बाहर से लंब डाल दिया है, ऊंचाई वही बनेगा DN। अब ये दोनों कैंसिल, क्या बन गया EC, समीकरण सेकंड। अब आगे ये दोनों त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच है, इसीलिए दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होगा। ये आप लोग नमक क्लास में पढ़ रहे होगा कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि दो त्रिभुज एक ही आधार पर तथा एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो दोनों त्रिभुज
तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होता है, इसीलिए त्रिभुज क्या लिखेगा, डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज निचल का डी ई सी का क्षेत्रफल, इतना होगा। तो ये दोनों एक के आधार पर एक जो समन्वय बीज इस तरह से ले, दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब दोनों और क्या करेंगे, समान चीज से भाग देंगे या समान चीज में भाग देंगे, क्या दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होगा। तो अतः लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, यानी समान चीज में भाग देना। यदि हम समान चीज में भाग देंगे या समान चीज से भाग देंगे, दोनों साइड क्या होगा, मान बराबर रहेगा। तो अब हम समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, देखो फर्स्ट एवं सेकेंड में क्या निकला है, इसका मान ए डी बट्टा डी बी और इसका मान ए बट्टा ए सी, लिख देंगे ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी, प्रूव हो जाए, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से प्रूव हो जाए। तो ये था सेल्स पर में जो 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में। तो सेल्स पर में की तैयारी निश्चित तौर पर कर लेना है। अगर ये आपको अच्छा लगता हो तो हमें लाइक दीजिएगा ताकि हम और वीडियो आगे इसमें डाल सकें। धन्यवाद।